दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की हिंसा पूरे देश के सामने थी। उसके एक अलग नज़ारा भी पूरे देश के सामने था। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दंगाइयों को गिरफ्त में लिया और उसके बाद जो अब उन पे कार्रवाई चल रही है उस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार कमिश्नर राकेश अस्थाना जी। इनसे बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला था और कैसे दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि मामला बिगड़ भी सकता था। दो रिलीजन का मामला था, ऐसे में सारी बातें जानेंगे आज एक्सक्लूसिव JK24/7 के लिए। राकेश अस्थाना जी, सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने कार्रवाई की है, 24 घंटे के अंदर जो है मुख्य आरोपी अंसार को भी पकड़ा है, तो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा सेंसिटिव पूरा मामला है, रिलीजन धर्म के साथ जुड़ा हुआ मामला है, राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। तो पुलिस के मन में उस टाइम पे क्या था जब वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी? देखिए, ये मामला शाम के समय में हुआ, करीब 6 बजे इंसिडेंट हुआ और बाई 6:45 6:50 इसको कंट्रोल कर लिया गया और वहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ा दी गई, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। प्रोसेशन जिस वक्त गुजर रहा था उसकी टेल, प्रोसेशन निकल गया था बट जो टेल थी उस समय ये झगड़ा हुआ था और जो स्टोन थ्रोइंग और बॉटल थ्रोइंग हुआ उसकी वजह से फिर पुलिस ने दोनों ही पक्षों को अलग करके बीच में एक दीवार सी बना ली थी, ह्यूमन वॉल, और जो भी स्टोन पेल्टिंग हो रही थी या बॉटल्स फेंकी जा रही थी या फायरिंग भी हुई, प्राइवेट फायरिंग, वो सारा पुलिस कर्मियों ने अपने ऊपर लिया। इसमें 9 लोग घायल हुए, जिसमें 8 तो पुलिस वाले हैं और एक पब्लिक के लोग पब्लिक पर्सन को इंजरी हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि पुलिस ने बहुत ही त्वरित काम किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्प्लिट सेकंड डिसीजन, और वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ने नहीं दिया। ये चीज़ बढ़ भी सकती थी और आगजनी की घटना हो सकती थी या डेथ भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस के क्विक एक्शन की वजह से इस तरह का कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद हमने उसी रात में काफ़ी लोगों की धरपकड़ की और अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कानूनी जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी कड़ी कार्रवाई होगी और हम कोशिश यही करेंगे कि भविष्य में इन लोगों को, जो भी ग्रुप्स झगड़े हैं, उनको ये ध्यान रहे कि इस तरह का झगड़ा करने से किस तरह का एक्शन हो सकता है। अस्थाना साहब, जिस प्रकार से आज की खबरों में भी ये है कि आपने ईडी को एक लेटर लिखा है, अंसार के ऊपर PMLA के तहत केस चलाया जाए, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा जो हवाला का भी पैसा है उसके अलावा क्या इसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन में उसके तह में जाने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ होता है इंसिडेंट जो सतह पे दिखता है, और एक चीज़ होता है कि जिन लोगों ने किया है उनका बैकग्राउंड क्या है। तो इनका जो बैकग्राउंड है ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये बेसिकली एक वहाँ का स्मॉल टाइम एंटी सोशल एलिमेंट है, बट इस एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में उसने काफ़ी पैसा बनाया है, प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की हैं। उसको ध्यान में रख के मुझे ये उचित लगा कि इसकी PMLA एक्ट के तहत भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दैट इज़ वाई एक लेटर हमने उनको रेफरेंस भेजा है डायरेक्टर ईडी को। अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और चूँकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो भी एंटी सोशल होता है या क्रिमिनल होता है, उसको अगर आप हर तरह से एक्शन लेते हैं तो एक तो डिटरेंस भी होता है और दोबारा वो इस तरह की हरकत न कर सके, इसके लिए भी एक अच्छा सबक होता है। चूँकि आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर, CBI के अंदर भी आप रह चुके हैं, तो क्या उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा इस दंगे के आरोपियों को पकड़ने में मिला है? क्योंकि हमने इससे पहले नहीं देखा कि दिल्ली पुलिस ने इतनी तेज त्वरित कार्रवाई करके लोगों को, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ा है। देखिए, एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो डेफिनेटली होता है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका डेफिनेटली, जो कि मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर हूँ तो उसका उपयोग करूँगा पब्लिक की अच्छाई के लिए।
हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि पब्लिक एट लार्ज शुड नॉट सफ़र एट द हैंड्स ऑफ दीज स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स। तो इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की हरकत करने से पब्लिक को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, इनको ये पता नहीं रहता है कि इनकी हरकत से किस तरह का समाज में नुकसान हो सकता है। तो एज ए पुलिस ऑफिसर, एज एन इन्वेस्टिगेटर, इनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो हर तरह का एक्शन जो भी लॉ में प्रोवाइडेड है हम लोग डेफिनेटली लेंगे। सर, खबरों में, मीडिया में भी ऐसी बहुत सारी धाराएं बताई जा रही हैं जिसके तहत उनको पकड़ा गया है। क्या आप दर्शकों को ये बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी मुख्य धाराएं हैं जिनके तहत इन आरोपियों को न पकड़ा गया है, नामजद किए गए हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी कार्रवाई आगे बढ़ती है तो क्या और भी आरोपी इसके अंदर बनाए जा सकते हैं जो इस कृत्य में, इस हिंसा के अंदर अभियुक्त हुए थे? एक केस राइटिंग का है, अनलॉफुल असेंबली का है, और उस राइटिंग में चूँकि फायर आर्म्स भी यूज़ किए गए हैं तो आर्म्स एक्ट के सेक्शंस लगाए गए हैं। और चूँकि फायरिंग हुई और हमारे ऑफिसर को इंजरी भी हुई है, गन शॉट वुंड है उनको, तो हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सेक्शन ऐड किया है। इसके अलावा जो भी दूसरी कार्रवाई करनी है, जैसे कुछ लोगों को इसमें हम लोग अब डिटेन कर रहे हैं एनएसए में, ताकि एक मैसेज जाए कि ये ज़्यादा कार्रवाई जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी, तो एक डेटरेंस का माहौल रहेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सर, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस मुद्दे के ऊपर जो है नज़र बना करके रखे हुए हैं। क्या गृह मंत्रालय की तरफ से या गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से कुछ ऐसे सख्त एक्शन के निर्देश हैं सीधे गए? देखिए, हम लोग गृह मंत्रालय के तहत ही काम करते हैं, और चूँकि गृह मंत्री जी गृह मंत्रालय के बड़े हैं और उसको हेड करते हैं, तो नेचुरली उनको रिपोर्ट करना होता है एमएचए को, और इंटर्न एमएचए भी रिव्यू करता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। सर, ऐसा भी कहा गया है कि 3 शोभा यात्राएं उस दिन निकलनी थी जिसमें से 2 की परमिशन ली गई थी, और ये जो शोभा यात्रा निकली थी इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। तो ऐसे में आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को अपनाया है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए दिल्ली पुलिस क्या इंतजाम करने वाली है? देखिए, हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो नियम कानून बने हुए हैं उनका पालन सभी को करना पड़ेगा। अगर आपको शोभा यात्रा निकालनी है या कोई भी धरना पे बैठना है या हड़ताल करनी है या कोई जुलूस निकालना है, तो नियम ये है कि आप पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए परमिशन लें। हम लोग देते हैं, 99.9% केसेस में परमिशन देते हैं, बंदोबस्त रखते हैं। इन केसेस में भी दिया गया है। लेकिन अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी हो, तो 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई होती है। लेकिन परमिशन या नो परमिशन, किसी को ये हक नहीं है कि सड़क पे असॉल्ट करे या झगड़ा करे, तो वो चीज़ अलग है। परमिशन लेना नहीं लेने वाली चीज़ अलग है। हम जो ऑफेंस बना है उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, और उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हमें करनी होगी वो हम करेंगे। सर, दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के जैसे ही बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्लम्स ज़्यादा है, या फिर वहाँ पर एक विशेष कम्युनिटी के लोग जो रहते हैं, और वहाँ से देखने को मिलता है कि आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम की खबरें हैं या फिर क्राइम की जो घटनाएं हैं आए दिन वहाँ पर होती रहती है। तो क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं, ऐसे और भी इलाकों के अंदर अब दबिश देना शुरू करेगी जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे सेंसिटिव मामला हो सकता है? ये मतलब कहना गलत होगा कि चूँकि ऐसा इंसिडेंट बना है इसलिए हम दबिश देना शुरू करेंगे। हम लोग का जो क्राइम टैकल करने की स्ट्रैटेजी है उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है कि पूरे दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, हम लोग जे कॉलोनीज़ बोलते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी गरीब लोग हैं, और वो गरीबी के साथ साथ कई बुरी प्रवृत्तियों में भी लोग बाग रहते हैं। तो उसको हम न सिर्फ कानून की दृष्टि से हैंडल करते हैं बट सोशल दृष्टि से भी हैंडल करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि वो लोग क्राइम की तरफ ना बढ़ें, दूसरी तरफ जाएं। तो जो क्राइम करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी अलग है, जो क्राइम नहीं करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी अलग है। सर, दिल्ली पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको टैकल करने के लिए?
ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए तो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है कि किसी भी कीमत पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को या गैंग्स को हम लोग फलने फूलने नहीं देंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि उनको न्यूट्रलाइज करने की। ऑर्गेनाइज क्राइम में चाहे ड्रग्स हो, चाहे बूटलेगिंग हो, चाहे आर्म्स, इलिसिट आर्म्स का हो, एक्सटॉर्शन का हो, गैंग्स का हो, तो वी आर वेरी टफ ऑन दैट। और जो भी कानूनी प्रावधान है उनको बहुत स्ट्रिक्टली, फेयरली और प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कल ही जहांगीरपुरी के उस सेंसिटिव एरिया के अंदर सीसीटीवीज इंस्टॉल करवाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सीसीटीवीज आने वाले समय को देखते हुए क्या उनकी मांग थी या ये सीसीटीवी को इंस्टॉल करवाना? देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सीसीटीवी हो या ड्रोन हो, और मैं तो इस पक्ष में हूँ कि हमको इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इससे न सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी आती है, कई दफ़े होता है कि पुलिस का एक्शन सही था, गलत था, एक्सेस था, या गलत आदमी को पकड़ लिया, जो आरोपी है उसको नहीं पकड़ा। तो अगर सीसीटीवी फुटेजेस में जो लोग दिख रहे हैं, अगर हम उनको पिकअप कर रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, एक एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा, पब्लिक को भी कहने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि पुलिस ने गलत आदमी को उठाया है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हम लोग भरपूर करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। सर, 2020 में भी दिल्ली में दंगे हुए थे, 2022 में दंगे हुए हैं। ऐसे में जब अब आप पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, तो दिल्ली के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि एक खौफ कहीं ना कहीं उनके मन में बैठता है जब इस तरीके के मंजर उनको दिखाई देते हैं। देखिए, दंगे अभी 2022 में नहीं हुए हैं, ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंसिडेंट। जो भी हुआ सीरियसली हम लोगों ने उसको लिया है ताकि ये चीज़ आगे नहीं फैले, और उस इंसिडेंट को हमने विद इन 45 मिनट्स कंट्रोल कर लिया है। और किसी दूसरे एरिया में, जहांगीरपुरी के दूसरे इलाकों में या फिर दिल्ली के दूसरे इलाकों में फैला नहीं है। तो दंगे नहीं हुए हैं, ये मस्ट कीप इट इन माइंड, इट्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। बट हम ये मानते हैं, या पुलिस ये मानती है कि हमारा जो एक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि कानून के दायरे में रहते हुए, कि भविष्य में अगर कोई इस तरह की हरकत करने की सोचता है तो वो ना सोच पाए। तो ये प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव जो एफर्ट्स हैं पुलिस के, वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगर इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं तो उनको बहुत सख्ती से हम दबाएंगे। जो 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे सर, उनकी क्या अभी स्थिति है? क्या गंभीर रूप से है या फिर वो अस्पताल से छुट्टी लेकर के आ चुके हैं? उनकी स्थिति ठीक है, दे आर फिजिकली नाउ ऑल राइट। और जिनको गोली लगी थी उनका ऑपरेशन हो गया है, एंड ही इज़ ऑल्सो मेडिकली ऑल राइट। तो एक मैसेज सर हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए भी जो धार्मिक उन्माद फैलाने की एक मंशा रखते हैं, या फिर ऐसे गैंग्स, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे गैंग्स भी मशहूर हैं, नीरज भवाना गैंग, पिछले टाइम में भी हमने देखा काफ़ी कुछ घटनाएं हुई है उसके द्वारा। तो ऐसे लोगों के लिए जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं समाज के लिए, उन्माद फैलाने के लिए आगे आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? एंटी सोशल्स, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, या इस तरह के लोग जो इंसाइट करते हैं वायलेंस को, उनके लिए एक ही मैसेज है कि वी विल अप्लाई लॉ वेरी इफेक्टिवली, एंड नोबडी इज़ अलाउड टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसको फिर उसका कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी, जिन्होंने जहांगीरपुरी के पूरे मामले पर अभी तक की पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया, किस तरीके से पुलिस ने जो है तेज तर्रार कार्रवाई की है और आरोपियों को पकड़ा है, और अब और भी जो उसके अंदर आरोपी हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई अभी चल रही है, और ऐसा उन्माद दोबारा ना फैले उसके लिए उन्होंने खास मैसेज भी दिया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़, दिल्ली।